खामोशी छुपाती है ऐब व हुनर दोनों। खामोशी छुपाती है ऐब व हुनर दोनों। शख्सियत का अंदाज़ा तो गुफ्तगू से होता है। वेलकम टू एजुकेशन ट्रिप। आज की इस जर्नी में मैं आपको लेके चलूँगा अकाउंटिंग की कुछ खास टर्मिनोलॉजीज़ में। क्या हुआ? शेर समझ में नहीं आया या ज़्यादा समझ में आ गया? अगर ज़्यादा समझ में आया है तो दाद दीजिए कमेंट में, समझ में नहीं आया तो बताइए, मैं आपको इसकी मीनिंग भी बता दूँगा। आज की एजुकेशन ट्रिप की जर्नी में मैं आपको लेके चलूँगा अकाउंट्स की कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बताने के लिए। ये टर्मिनोलॉजीज़ को जानना इसलिए ज़रूरी है, जब तक हमें इनका मीनिंग नहीं पता होगा, हम इनका यूज़ करना भी नहीं समझ पाएँगे। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लीजिए। मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको किचन में बुलाया कि बच्चे आपका जो भी नाम है एक्स वाई जेड, कि एक्स वाई जेड ज़रा किचन में आइए। आप किचन में चले गए। आपकी मम्मी मान लीजिए आटा गूंद रही हैं रोटी बनाने के लिए, वो अपना काम कर रही हैं, उनके हाथ गंदे हुए हैं आटे में। अब वो कुछ सामान आपसे मंगा रही है। उन्होंने आपसे कहा मिसाल के तौर पे, बेटा अजवाइन ला कर देना थोड़ी सी। आपको पता ही नहीं है कि अजवाइन क्या है। आपने सोचा अच्छा मम्मी ने मंगाया, जरूर कोई बड़ी भारी सी चीज होती होगी। आपने क्या करा, आपने सोचा अच्छा मम्मी आटे का ड्रम मंगा रही है, आप आटे का ड्रम जबरदस्ती उठा करके ले जाकर के मम्मी को देंगे। तो ऐसे मम्मी क्या करेंगी, एक चपत लगाएंगी कि तुम्हें ये भी नहीं पता अजवाइन किसे कहते हैं। अजवाइन बहुत हल्का सा, इतनी छोटा सा डब्बा, छोटा सा बॉक्स रखा होगा आपके किचन में, वो आपसे मांग रही थी। हाँ, अगर आपको पता होता अजवाइन किसे कहते हैं तो आप तुरंत ऐसे उठाते, अरे मम्मी को दे देते, ना तो पिटाई होती और सारा काम बड़ी स्मार्टली हो जाता। इसी तरह से अकाउंटिंग में भी कुछ टर्म्स हैं। जब उन टर्म्स का, टर्म्स मतलब स्पेसिफिक वर्ड्स, जब उन वर्ड्स की मीनिंग आपको पता चल जाएगी, उन टर्म्स की मीनिंग आपको पता चल जाएगी, फिर आप उनका यूज आसानी से कर लेंगे। और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपको ये टर्म्स समझ में आ गई जो मैं बताने वाला हूं, तो अकाउंटिंग आपके इशारों पर नाचेगी। और अगर ये टर्म्स आपको समझ में नहीं आई, तो भी मैं गारंटी दे रहा हूं फिर आप अकाउंटिंग के इशारों पर नाचोगे। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको नाचना है या अकाउंटिंग को नचाना है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जिन टर्म्स की हम बात करेंगे उनमें सबसे पहली और सबसे आसान टर्म तो वही है ट्रांजैक्शंस। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में पहले ही बता चुका हूं कि ट्रांजैक्शंस किसे कहते हैं। मैं फिर भी आज बता रहा हूं, ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है वो सारे लेन देन। लेन देन मतलब लेना देना, लेना देना किसका, बिजनेस का। जब बिजनेस में कुछ भी सामान लेना देना होता है, खरीदना बेचना होता है, पैसा लेना देना होता है, कोई सामान लेना देना होता है, उन सभी को हम कलेक्टिवली बोलते हैं एक वर्ड में ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब है बिजनेस में होने वाले सारे के सारे काम ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। इसके बाद शुरू करते हैं नेक्स्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है अकाउंटिंग की, और वो है असेट्स। अब बात आती है कि सर असेट्स क्या होती है, वही बताने के लिए तो मैं हाजिर हुआ हूं। मैं बताऊंगा आपको असेट्स किसे कहते हैं। फिलहाल इसको भूल जाइए क्या लिखा हुआ है, मैं बताता हूं असेट्स किसे कहते हैं। असेट्स का मतलब होता है वो सारी की सारी चीजें जिन पर आपका अधिकार है, आपका राइट है, वो आपकी असेट्स हैं। जिन पर मेरा अधिकार है, मेरी संपत्ति है, मेरी ओनरशिप में है, वो सारी की सारी मेरी असेट्स हैं। मिसाल के तौर पे ये पेन, ये मेरा है, मैं इसको तोड़ दूं, संभाल के रखूं, कुछ भी करूं, मेरी चीज को रोकने वाला नहीं है, तो ये मेरी असेट्स है। आपके पास आपका फोन जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं, या आपका कंप्यूटर जिसमें आप देख रहे हैं, या आपका टीवी जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं, वो आपकी असेट्स है। आप उसका जो मर्जी करिए, आप उसको चार्ज कीजिए मत कीजिए, वीडियो देखिए मत देखिए, आप उसकी बैटरी चार्ज कीजिए मत कीजिए, आपकी मर्जी। आप उसको संभाल के रख दीजिए, आप तो किसी को गिफ्ट दे दीजिए, कोई रोक लेगा आपको? कोई नहीं रोकने वाला। वो आपकी आपकी अपनी मिल्कियत में है, आपकी ओनरशिप में है, वो आपकी असेट्स कहलाएगी। जो हम सब की पोजीशन में है, हम सब की मिल्कियत में है, वो हम सब की असेट्स कहलाएगी। जिन चीजों पर मेरा राइट है वो मेरी असेट्स हैं, जिन चीजों पर आपका राइट है वो आपकी असेट्स हैं। इसी तरह से जिन चीजों पर बिजनेस का राइट होगा वो बिजनेस की असेट्स होंगी। ऐसी क्या चीज हो सकती है, एग्जाम्पल बाद में देखेंगे। फिलहाल सिर्फ आसान भाषा में ये समझिएगा, जिस पर मेरा अधिकार है वो मेरी असेट्स, जिस पर आपका अधिकार है वो आपकी असेट्स, जिस पर बिजनेस का अधिकार है वो बिजनेस की असेट्स। यानी ऐसी चीजें, वो सारी की सारी चीजें जो रिसोर्सेज हैं बिजनेस का, किसी बिजनेस का रिसोर्स है जहां से बिजनेस इनकम जनरेट करेगा, वो सभी की सभी रिसोर्सेज करेंगी असेट्स। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस के अंदर मशीनरी रखी हुई है, वो मशीन काम करती है तो बिजनेस को इनकम जनरेट होती है, तो वो जो मशीनरी रखी हुई है बिजनेस के अंदर, जिसकी वजह से बिजनेस को इनकम जनरेट हो रही है, वही असेट्स कहलाती है। आप इसको बहुत डिटेल में मत जाइएगा, बस ये समझ लीजिएगा जिस पर बिजनेस का अधिकार है वो बिजनेस की असेट्स है, जिस पर मेरा अधिकार है वो मेरी असेट्स, जिस पर आपका अधिकार वो आपकी असेट्स। असेट्स नॉर्मली दो तरह की होती तो कई तरह की हैं,
बट आसान समझने के लिए आज हम सिर्फ दो तरह के असेट्स की बात करेंगे। असेट्स दो तरह की होती है, एक होती है करंट असेट्स और एक होती है नॉन करंट असेट्स। इनको फिक्स्ड असेट्स भी बोल देते हैं, बाद में बात करेंगे, डिटेल में समझते हैं इस चीज को। करंट असेट्स का मतलब होता है ऐसी सारी की सारी असेट्स, ऐसी सारी की सारी चीजें जिनकी लाइफ अप टू 1 ईयर हो, 12 मंथ्स यानी 1 साल। ऐसी सारी की सारी चीजें जिनकी लाइफ कितनी है, मैक्सिमम 1 साल की, यानी 1 साल के अंदर अंदर ही आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो, या जो कैश में कन्वर्ट हो जाती है विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर जो या तो कैश में कन्वर्ट हो जाए या जिनकी जो लाइफ है वो 1 साल हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका पेन जिससे आप लिख रहे हो वो क्या है, करंट असेट्स। आपकी वो नोटबुक जिस पर आप लिख रहे हो वो क्या है, आपकी करंट असेट्स। आपने जो पहने हुए स्लीपर्स होते हैं वो क्या है, आपकी करंट असेट्स। आपके घर में कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जिनकी लाइफ ज्यादा है 1 साल से, जैसे आपके घर का एयर कंडीशनर, जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर, जैसे मान लीजिए आपके घर का फर्नीचर, मान लीजिए आपकी बिल्डिंग जिसमें आप रहते हैं, इन सब की लाइफ 1 साल से ज्यादा है। ऐसी असेट्स जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होगी, मोर देन 1 ईयर होगी, उनको हम बोलते हैं नॉन करंट असेट्स या फिक्स्ड असेट्स। जो नॉन करंट असेट्स हैं या इनको कहेंगे हम फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स का मतलब होता है जिनकी लाइफ कितनी होगी, लाइफ पर डिपेंड करता है, लाइफ कितनी होगी। फिक्स का मतलब ये नहीं है कि जो चिपकी हुई है एक जगह पर, हिलती नहीं है, उनको फिक्स नहीं बोलते। फिक्स का मतलब लाइफ से है, उनकी एक्सपेक्टेड लाइफ अगर 1 साल से ज्यादा होगी तो उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड असेट्स, यानी जिनका बेनिफिट हम 1 साल से ज्यादा तक उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने फर्नीचर परचेज करा, तो फर्नीचर अगर आपने परचेज करा है, उस फर्नीचर का फायदा कब कब तक उठाओगे। सर हमने तो एक सोफा परचेज किया है या हमने एक बेड परचेज किया है, उसका बेनिफिट आपको कई कई सालों तक मिलता रहेगा, कई कई ईयर्स तक आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, तो वो कहलाएगा बच्चे फिक्स्ड असेट्स। अगर ऐसी कोई चीज है जिसका बेनिफिट आपको मैक्सिमम 1 ईयर तक मिलेगा, तो वो कहलाएगा आपका करंट असेट। होप ये आपको क्लियर होगा। करंट असेट्स का मतलब होता है ऐसी चीजें जिनकी लाइफ 1 साल से कम होगी, और फिक्स्ड असेट्स का मतलब है ऐसी चीजें जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़े से। मान लीजिए आपने कार परचेज करी, कौन सी असेट से, सोचिए दिमाग में, कार परचेज की कौन सी असेट से, चलिए फिक्स्ड असेट। मान लीजिए आपने कार के अंदर फ्यूल रिफिल कराया, पेट्रोल डलवाया, गैस डलवाई, आपने इसके अंदर मान लीजिए डीजल रिफिल कराया है, तो वो क्या है, करंट असेट्स। बात क्लियर है। आपने घर के अंदर मान लीजिए मशीनरी परचेज की, आपने वॉशिंग मशीन परचेज करी, क्या है वो आपकी फिक्स्ड असेट्स है। उसी घर के अंदर आपने मान लीजिए कोई लाइट परचेज की, वो क्या है, करंट असेट्स है। मान लीजिए आपने घर के अंदर कोई फर्नीचर परचेज करा, वो क्या है, आपकी फिक्स्ड असेट्स है। उसी घर के अंदर मान लीजिए आपने कोई अपनी स्लीपर परचेज करी, वो क्या है, करंट असेट्स है। यानी जिनकी लाइफ 1 साल वो करंट असेट्स, जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा वो क्या है, फिक्स्ड असेट। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, असेट्स के बाद बारी आती है दूसरी टर्म की। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी, और टर्म है लाइबिलिटीज। इसको बोलेंगे लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, वैसे तो ये मैंने लिख दिया पे ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस, लेकिन इसको आसान भाषा में समझते हैं, यानी जिम्मेदारी। आसान भाषा में बोलेंगे इसको जिम्मेदारी। अब जिम्मेदारी क्या है इसको समझते हैं थोड़ा सा। जिम्मेदारी समझते हैं इसको, जिम्मेदारी का मतलब क्या है। मान लीजिए आपने पड़ोस में दुकान वाले से कोई सामान उधार खरीदा, मान लीजिए आपको जरूरत थी किसी सामान की, आप गए दुकान वाले के पास और उनसे कहा कि हमें कुछ सामान उधार दे दीजिए। उसने गुड फेथ पे आपको सामान उधार दे दिया, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उस पैसे को वापसी दें, उसकी अदायगी करें, उसकी रीपेमेंट करें। तो जो जिम्मेदारी हमारे पास है, हम पे जो जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारी को ही लायबिलिटीज कहते हैं। यानी जो हमने उधार लिया हुआ है किसी से, हमने जो उधार लिया है, चाहे वो पैसा हो चाहे वो सामान हो, उसको अदा करने की जो जिम्मेदारी है हमारी, उस जिम्मेदारी को हम क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज बोलते हैं। याद रहेगी यारी बात। लायबिलिटीज का मतलब है वो सारी उधार की चीजें, वो सारी जिम्मेदारियां जो हमें अदा करनी है। मान लीजिए आपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगाया हुआ है, अपने घर में खूब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, आपने एसी चलाया, आपने लाइट्स ऑन करी, आपने फैन ऑन करके छोड़ दिए, अपने घर में मोटर चलाए, सारे काम करे आपने, बिजली का बिल आ गया। बिजली का बिल आया तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी अदायगी करें। जब तक आप उसको अदा नहीं कर दोगे तब तक वो आपकी लायबिलिटी है। आपने पड़ोस दुकान से कुछ सामान उधार खरीदा और पैसे अभी तक नहीं दिए, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके पैसे अदा कर दो। जब तक अदा नहीं कर दोगे तब तक क्या कहलाएगा, वो लायबिलिटीज कहलाएगा। बात क्लियर है। लायबिलिटीज का मतलब आसान भाषा में क्या है, जिम्मेदारी। यानी जो हमने उधार लिया हुआ है, जो हमारा नहीं है बट हमारे पास आया हुआ है। मिसाल के तौर पे आपने अपने दोस्त से स्कूल में पेन उधार लिया कि भाई आज मेरे पेन का रिफिल खराब हो गया, अपना पेन दिखा दो।
दोस्त ने आपको अपना पेन दिखा दिया, आपने काम कर लिया, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका पेन उसको वापसी करो। जब तक वापस नहीं कर दोगे तब तक वो पेन क्या है आपके लिए, लाइबिलिटीज। आप उसको असेट्स मत मान लेना। असेट्स मतलब जो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आपकी अपनी चीज है। लाइबिलिटी मतलब क्या है, आपके पास तो है बट वो आपकी अपनी नहीं है, वो किसी और की है, उसे क्या बोलेंगे आप, लाइबिलिटीज बोलेंगे। बात क्लियर है बच्चे? होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। लाइबिलिटीज का मतलब होता है वो सारी चीजें या वो सारा उधार का सामान जो हमारे पास है बट वो किसी और को हमें वापसी देना पड़ेगा या उसके बदले में पैसा वापसी देना पड़ेगा, तो वो क्या कहलाएगा, लाइबिलिटीज कहलाएगा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि एसेट्स दो तरह की होती है, ठीक उसी तरह से लाइबिलिटीज भी दो तरह की होती हैं। हम बात करेंगे लाइबिलिटीज की टाइप्स की। तो लाइबिलिटीज होती है करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज या फिक्स्ड लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था भी, लाइबिलिटीज का मतलब है जिनकी हमें अदायगी करनी है, जिनकी हमें रीपेमेंट करनी है, जिनको वापस लौटाना पड़ेगा, उनको लाइबिलिटीज कहते हैं। तो लाइबिलिटीज का, करंट लाइबिलिटीज का मतलब हुआ ऐसी लाइबिलिटीज जिनकी पेमेंट हम विद इन 1 ईयर या 12 मंथ्स अदा कर देंगे। ऐसी लाइबिलिटीज जिनकी पेमेंट हम कब कर देंगे, जिनकी पेमेंट हम कर देंगे 1 साल के अंदर अंदर, यानी विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर, या विद इन 12 मंथ हम जिसकी अदायगी कर देंगे, वो कहलाता है आपकी करंट लाइबिलिटीज। एग्जांपल देखते हैं। आपने अपने पड़ोस के डिपार्टमेंटल स्टोर से कुछ सामान उधार खरीदा, कितने टाइम में वापसी करेंगे उसका पैसा? हो सकता है विद इन 1 वीक कर दें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मंथ में कर देंगे, 1 साल के अंदर तो कर ही दोगे ना, तो कहलाता है करंट लाइबिलिटीज। यानी ऐसा उधार जिसकी अदायगी हम 1 साल के अंदर अंदर कर ही देंगे, वो कहलाएगा करंट लाइबिलिटी। आपका बिजली का बिल आया, क्या कहलाएगा, करंट लाइबिलिटीज। आपका टेलीफोन का बिल आया, क्या कहलाएगा, करंट लाइबिलिटीज। आपका इंटरनेट का बिल आया, क्या कहलाएगा, करंट लाइबिलिटीज। आपने किसी से उधार सामान खरीदा, क्या कहलाएगा, करंट लाइबिलिटीज। आपने छोटा सा लोन, छोटा सा अमाउंट किसी से उधार ले लिया थोड़े टाइम के लिए, और उसकी पेमेंट आप 2 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 साल के अंदर कर देंगे, तो क्या कहलाएगा, करंट लाइबिलिटीज। इसी जगह अगर दूसरी चीज की बात करें, वो है नॉन करंट लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या फिक्स लाइबिलिटीज। ऐसी लाइबिलिटीज जिनकी अदायगी 1 साल से ज्यादा टाइम में आप करेंगे, ऐसी लाइबिलिटीज जिनकी रीपेमेंट आप मोर देन 1 ईयर में करेंगे, उनको आप बोलेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज या फिक्स्ड लाइबिलिटीज। यानी जिनकी पेमेंट आप कैसे करेंगे, लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म में जिनकी आप पेमेंट करेंगे। क्लियर है? ये टाइम कितना होता है, आफ्टर 12 मंथ्स या मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा वक्त में जिनकी पेमेंट आप करेंगे, वो कहलाएगा बच्चे नॉन करंट लाइबिलिटीज या फिक्स्ड लाइबिलिटीज। मान लीजिए आपने बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया है, इसकी पेमेंट आप कितने टाइम में करेंगे, 10 साल, 20 साल, 25 साल में करेंगे आप, तो क्या कहलाएगा, आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज या फिक्स्ड लाइबिलिटीज। वहीं आपने अगर किसी से 1,000 रुपए उधार लिए होते, वो कहलाएगा करंट लाइबिलिटीज। आपने जब हैवी अमाउंट लिया है, ज्यादा टाइम के लिए लिया है, तो वो कहलाएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज। आमतौर से ऐसे लोन होते हैं जैसे कार लोन, बाइक लोन, होम लोन। इस तरह के बिजनेस में भी कुछ लोन होते हैं, उनकी बात बाद में करेंगे। बिजनेस का अगर लोन है तो उसके लिए कितना टेन्योर है, उसके हिसाब से हम डिफाइन करेंगे कि वो नॉन करंट लाइबिलिटीज है या करंट लाइबिलिटीज है। होप आपको ये बात भी क्लियर होगी। आगे चलते हैं। अगर मेरे साथ बने हुए तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद शुरू करते हैं नई टर्म। अब जो नई टर्म पढ़ने जा रहे हैं वो है कैपिटल। पहली बार में जब इस वर्ड को सुनते हैं तो हमें लगता है राजधानी, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली, एकदम जहन में आता है कि कैपिटल मतलब राजधानी, आप आसानी से बोल देंगे। बट यहाँ पर वो मतलब नहीं है। एक एक वर्ड के कई के सारे मीनिंग होते हैं। यहाँ पर एक टर्म है और कैपिटल का मतलब होता है द ओनर्स इन्वेस्टमेंट। इसको भूल जाइए, स्टेटमेंट जो लिखा उसको भूल जाइए, आसानी से समझिएगा। कैपिटल का मतलब होता है वो सारा का सारा अमाउंट जो बिजनेस शुरू करने के लिए बिजनेसमैन लगाता है। मान लीजिए ये एक बिजनेसमैन है, ये एक आदमी है, ये एक दुकान है, ये एक बिजनेस है, ये बिजनेसमैन है। बी एम का मतलब बेटा बिजनेसमैन और बी का मतलब बिजनेस। ये एक बिजनेसमैन है, ये एक बिजनेस है। इसने से बिजनेस को बनाने के लिए मान लीजिए अपने घर से ला करके 1 लाख रुपया लगाया। बिजनेसमैन ने बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया, उसने 1 लाख रुपए लगाए। तो जितने रुपये भी खर्च करे हैं बिजनेसमैन ने बिजनेस को शुरू करने के लिए, जितना पैसा भी इन्वेस्ट किया है, वो सब कुछ कहलाता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब हुआ वो अमाउंट या वो सारी चीजें। आप कहोगे सर अभी तो आप अमाउंट बता रहे थे, यानी कैपिटल का मतलब हुआ वो सारा का सारा अमाउंट या वो सारी की सारी चीजें जो बिजनेसमैन ने बिजनेस शुरू करने के लिए लगाई हैं। अब ये अमाउंट का मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा बेटा, एक छोटी सी कहानी के जरिए समझते हैं। टर्म्स समझ में आ जाएंगी, अकाउंटिंग जिंदगी भर के लिए समझ में आ जाएगी। इसलिए आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, मैं एक एक टर्म पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, बट उसको समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। आप देखिए बच्चे, मान लीजिए हमने एक बिजनेस करना है।
आपने और मैंने मिलकर के एक दुकान खोलनी है। मान लीजिए मैं चाय की दुकान खोलनी है, हमने हिसाब लगाया चाय की दुकान के लिए क्या चाहिए, हमें एक एक चूल्हा चाहिए, एक गैस का सिलेंडर चाहिए, हमें एक कुकर चाहिए, हमें एक भगोना चाहिए, हमें कुछ चाय की पत्ती चाहिए, कुछ चीनी चाहिए, कुछ दूध चाहिए, कुछ पानी चाहिए, कुछ कप चाहिए, कुछ प्लेट चाहिए, कुछ झाड़ू चाहिए लगाने के लिए, भाई धोने के लिए नहीं। यहाँ पे कोई बच्चे नहीं जिनकी पिटाई कर रहे हैं झाड़ू से। हमें कुछ झाड़ू चाहिए सफाई करने के लिए। हमने टोटल इस चीज के लिए अंदाजा लगाया कि एक्सपेक्टेड अमाउंट कितना चाहिए। वो जो हमारा एस्टिमेशन था वो आया 1 लाख रुपया, कि आपको ये बिजनेस शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है। मेरे पास 1 लाख रुपए कैश था, लेकर के आ गया दुकान पर लगाया और सामान सारा खरीद लिया। हमने गैस का चूल्हा भी खरीद लिया, हमने गैस का सिलेंडर भी खरीद लिया, हमने भगोना भी खरीद लिया, हमने कुकर भी खरीद लिया, हमने सारा सामान खरीद लिया। तो ये कहलाएगा 1 लाख रुपया कैपिटल। ये क्या कहलाएगा, कैपिटल। मैंने बिजनेस शुरू करने के लिए कितना पैसा लगाया, 1 लाख रुपए, वो क्या कहलाएगा, कैपिटल। एक बात क्लियर। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, यही दुकान खोलनी है, इतना ही पैसा खर्च करना है, बट मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सिर्फ 70,000 है। चाहिए कितने, 1 लाख रुपए, बट मेरे पास कितने, सिर्फ 70,000। तो क्या करें, तो एक तरीका ये, भाई मेरे पास घर में गैस का चूल्हा फालतू रखा हुआ है, मेरे पास घर में एक कुकर फालतू रखा हुआ है, मेरे पास घर में कुछ कप फालतू रखे हुए हैं, मैंने वो घर से सामान लिया, मैं घर से गैस का चूल्हा भी ले आया, घर से गैस का सिलेंडर भी ले आया, मैं घर से कुकर भी लेकर आ गया, कुछ कप भी लेकर के आ गया, उनकी खरीदने की जरूरत नहीं है। इन सब की वैल्यू है 30,000। इन सब की वैल्यू कितनी है, फॉर एग्जाम्पल 30,000। मैं 70,000 का कैश लेकर के आया हूं और 30,000 का सामान लेकर के आया हूं। अब कैपिटल कितनी है, अब भी कैपिटल 1 लाख ही है, कैपिटल अभी भी 1 लाख ही है। मैंने इस कैपिटल को दो हिस्सों में बांट दिया, 70,000 का मैं कैश लेकर के आया हूं और 30,000 का मैं कुछ सामान या कुछ और अपना असेट्स लेकर, अपनी पर्सनल असेट्स, मेरी असेट्स है वो, लेकिन बिजनेस को ला करके दे दी, तो बिजनेस के लिए क्या बन गया, वो कैपिटल। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए कैपिटल किसे कहते हैं, तो फटाक से बोल दोगे कि कैपिटल का मतलब होता है वो सारा का सारा पैसा, वो सारा का सारा कैश, या वो सारी की सारी चीजें जो बिजनेसमैन खर्च करता है बिजनेस को शुरू करने के लिए। बिजनेसमैन ने बिजनेस को शुरू करने के लिए जो भी अमाउंट, जो भी पैसा, जो भी सामान लगाया, वो सब कुछ क्या कहलाएगा, वो सब कुछ कैपिटल कहलाएगा। बात क्लियर है। अभी तक हमने सिर्फ 3 टर्म्स पढ़ी हैं। पहली असेट्स, असेट्स का मतलब वो सारी चीजें जिन पर हमारा अधिकार है, हमारा राइट है। दूसरी चीज पढ़ी हमने लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज मतलब हमारी जिम्मेदारियां, वो सारी चीजें जो हमें अदा करनी है, हमारी नहीं है बट किसी और की है, बट हमें अदा करनी पड़ेंगी, देनी पड़ेगी। और हम बड़े ईमानदार लोग हैं, हम चोर नहीं है, हम ईमानदार हैं, हम अदा करेंगे। बिजनेस का ये उसूल है मानकर चलना कि हम सबसे ज्यादा ईमानदार हम ही हैं इस दुनिया में। जब हम सबसे ज्यादा ईमानदार हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है। आगे चलते हैं। तीसरी चीज हमने पढ़ी है बच्चे, लाइव कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस को शुरू करने के लिए जो हमने पैसा लगाया है, वो सारा का सारा पैसा या सारा का सारा सामान, वो कहलाएगा कैपिटल। आगे चलते हैं नई टर्म की तरफ। चलिए प्यारे बच्चों, अब नई टर्म की तरफ चलते हैं। नई टर्म है हमारी रेवेन्यू। रेवेन्यू, इसको बोलेंगे हम रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसके लिए टर्म है आगम। आगम का मतलब होता है आने वाला पैसा, आने वाला पैसा। बिजनेस में जो पैसा आ रहा है, बिजनेस में पैसा कहाँ से आएगा, हम कुछ सामान बेचेंगे वहां से पैसा आएगा, हम कोई इंटरेस्ट लेंगे वहां से पैसा आएगा, मान लीजिए हमने कोई कमीशन रिसीव करा वहां से पैसा आएगा। यानी बिजनेस में जहां जहां से भी पैसा आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू बोलेंगे। आसान भाषा में समझ लेते हैं, इसको हम बोलते हैं इनकम। रेवेन्यू को क्या बोलते हैं हम, इनकम। आसान भाषा में समझाने के लिए, रेवेन्यू मतलब इनकम, रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट हो रहा है, हमें फायदा, बल्कि हम इसको बोलेंगे फायदा। आगम मतलब फायदा, फायदा। हमें बिजनेस में जब फायदा होगा उसे क्या बोलेंगे हम, रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब फायदा, हमें पैसा मिल रहा है, फायदा ही तो हो रहा है, नुकसान थोड़ी होगा। मुझे पैसे मिल रहे हैं मेरा नुकसान हो गया, ऐसे बोलोगे, बल्कि आप बोलोगे मुझे पैसे मिल रहे हैं मेरा फायदा हो गया। आपको फायदा हो रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, तो वो क्या आपके लिए, रेवेन्यू। आपको आने वाला पैसा आपके लिए क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा। आसान सी बात, पैसा आ रहा है, रेवेन्यू कैसे आएगा, वो आ सकता है आपको सर्विसेज देने से। आपने गुड्स सेल करी है, आपने गुड्स की सेल कर दी, गुड्स क्या होती है बाद में बताऊंगा। आपने सेल कर दी, सामान बेच दिया, माल बेच दिया, आपने माल बेच दिया, पैसा आया, आपके लिए रेवेन्यू कहलाएगा। आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी, पैसा आया, रेवेन्यू कहलाएगा। आपने कमीशन रिसीव करा कहीं से, क्या कहलाएगा, रेवेन्यू। आपने इंटरेस्ट रिसीव करा कहीं से, क्या कहलाएगा, रेवेन्यू। आपने रेंट रिसीव करा कहीं से, क्या कहलाएगा, रेवेन्यू। आपको बस पैसा मिलना चाहिए, अगर पैसा मिल रहा है और वो आपका पैसा है तो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू। बात क्लियर है बच्चे, आपका पैसा होना चाहिए, बस ये शर्त है। ऐसा नहीं है आपने किसी और का पैसा ले लिया, छीन लिया, वो रेवेन्यू नहीं है, वो लायबिलिटी है, उसकी अदायगी करनी पड़ेगी। अगर आपका पैसा और आपको मिल रहा है तो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू। आने वाला पैसा, रेवेन्यू मतलब आने वाला पैसा। चलिए बच्चे आगे चलते हैं।
प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं टर्म्स, और टर्म्स के अंदर अगला नंबर है एक्सपेंस का। पांचवी टर्म पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एक्सपेंस। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? वैसे तो हम बड़ा समझते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए आ रहे हैं अपने शुरुआत से ही कि एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा। सब जानते हैं इस चीज को। एक्सपेंसेस का मतलब बिल्कुल सही कहा आपने, वही है खर्चा। आपने खर्चा कर दिया, एक्सपेंस हो गया। आपका नुकसान हो गया, आपका एक्सपेंस हो गया। खर्चा हो गया, नुकसान हो गया, उसको आप एक्सपेंस बोलेंगे। अब इसको आसान भाषा में तो आपने समझ लिया, थोड़ा सा और समझ लेते हैं टेक्निकली। एक्सपेंस का मतलब होता है बिजनेस में इनकम जनरेट करने के लिए आपने भी तो कुछ खर्च करा होगा ना। मान लीजिए आपने माल बेचा, तो खरीदा भी तो होगा, तभी तो बेच पाओगे। तो आपने खरीदा और खरीदने को बोलेंगे एक्सपेंस, और बेचने को बाद जो पैसा है, आपका पैसा जा रहा है तो एक्सपेंस, पैसा आपके पास आ रहा है तो रेवेन्यू। बात समझ में आ रही है? आपने मशीनरी लगाई, मशीनरी के अंदर आप पेट्रोल डाल रहे हैं, मशीनरी आप बिजली से चला रहे हैं, खर्चा तो हो रहा है ना। वो खर्चा ही क्या कहलाता है? एक्सपेंस कहलाता है। बिजनेस में इनकम जनरेट करने के लिए जो भी आप खर्चा कर रहे हैं, जो आपको नुकसान हो रहा है, वही कहलाता है एक्सपेंस। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप बिजनेस कर रहे हैं जो किसी घर में रह करके, किसी फैक्ट्री में रह करके, कोई बिल्डिंग में रह करके, जहां पर भी आप बिजनेस कर रहे हैं, वहां का आपने रेंट पे किया, खर्चा हुआ, एक्सपेंस कहलाएगा। आपने अपने यहाँ पर काम करने वाले लोगों को सैलरीज दी, खर्चा हुआ, एक्सपेंस कहलाएगा। आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, खर्चा हुआ, एक्सपेंस कहलाएगा। आपने गुड्स परचेज करी, खर्चा हुआ, एक्सपेंस कहलाएगा। बात क्लियर है बच्चे? एक्सपेंस का मतलब है खर्चा। अभी हो सकता है आपके दिमाग में कुछ और बातें आ रही हो, कंफ्यूज मत होना। एक एक चीज क्लियर करने की गारंटी मेरी है। आप बिल्कुल परेशान मत होना, हर चीज मैं क्लियर करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। चलिए प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पढ़े अकाउंटेंसी में 5 टर्म्स। ट्रांजैक्शन को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। 5 टर्म्स जो हमने पढ़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं मेजर हेड्स। बड़ी बड़ी हेडिंग्स हैं ये, बड़े बड़े हेड्स हैं ये, इनको पढ़ने जा रहे हैं हम। पहला है असेट्स, हम पढ़ चुके हैं। असेट्स का मतलब वो सारी चीजें जिन पर हमारा अधिकार होता है। दूसरा पढ़ा, बल्कि इसको हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम सीक्वेंस में चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। इनको हम सीक्वेंस में बात करेंगे। चलिए जी, उसके बाद हम बात करते हैं लाइबिलिटीज के। असेट्स के बाद हमने पढ़ा था लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब होता है हमारी जिम्मेदारियां, जो हम पे उधार है, हमें अदा करना पड़ेगा, वो लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब जिम्मेदारियां। कैपिटल, कैपिटल मैं आपको बता चुका हूं थोड़ी देर पहले। कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस शुरू करने के लिए जो भी हमने पैसा लगाया वो सब कुछ कैपिटल कहलाएगा। बिजनेस शुरू करने के लिए जो भी अमाउंट हमने लगाया है वो क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। उसके बाद बात करते हैं बच्चे, हमने पढ़ा था रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है आने वाला पैसा। हमें बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, उन एक्टिविटी से जो भी पैसा हमें रिसीव हो रहा है वो क्या कहलाएगा? हमारा रेवेन्यू कहलाएगा। इसी तरीके से बिजनेस में इनकम जनरेट करने के लिए हम जो खर्चा कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा बच्चे? वो कहलाएगा एक्सपेंस। हमने 5 टर्म्स पढ़ी हैं। अगर ये पांचों की पांचों क्लियर हैं तो पहले ही कह चुका हूं, अकाउंटिंग आपकी उंगलियों पे नाचेगी। और अगर इन पांचों में से एक भी टर्म आपको समझ में नहीं आई तो बेटा जी फिर आप अकाउंटिंग के इशारों पर नाचोगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर से समझते हैं। असेट्स मतलब हमारा जिन पर अधिकार है। लाइबिलिटीज मतलब हमारी जो जिम्मेदारियां हैं। कैपिटल मतलब जो बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा लगाता है ओनर, वो कहलाता है। एक्सपेंस मतलब बिजनेस में इनकम जनरेट, छोड़ो इनकम, एक्सपेंस मतलब खर्चा या नुकसान। सिंपल सी बात, एक्सपेंस मतलब खर्चा या नुकसान। रेवेन्यू मतलब फायदा, इनकम फायदा, रेवेन्यू फायदा, सिंपल सी बात। असेट्स जिन पर अधिकार है, लाइबिलिटी जो जिम्मेदारियां हैं, कैपिटल जो बिजनेस के शुरू करने के लिए लगाया गया पैसा, एक्सपेंस मतलब खर्चा, रेवेन्यू मतलब फायदा। इतनी सी बात क्लियर है? आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको 5 मेजर हेड समझ में आ गए हैं, बड़ी बड़ी जो टर्म्स थी वो समझ में आ गई हैं, अब तो ये बच्चे हैं, अब कुछ भी परेशानी वाली बात है, सब आसान है बाप के लिए। चलिए ये ध्यान रखिएगा, अब हम जितनी भी टर्म्स पढ़ेंगे वो सारी के सारी 5 में से किसी एक के अंदर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं सबसे पहले गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स कहते हैं उस सामान को, उस माल को जिसका हम बिजनेस करते हैं। मान लीजिए हमारा कोई बिजनेस है, हमारा कोई हमारे शूज का बिजनेस है, हम शूज बेचते हैं। तो शूज हमारे लिए शूज नहीं है, वो दुनिया के लिए शूज है, हमारे लिए वो गुड्स है। जिसका भी हम काम करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। हमारा जो भी बिजनेस होगा, हमारा शूज का बिजनेस है, वो हमारे लिए क्या है? गुड्स है। बात क्लियर है बच्चे? तो गुड्स का मतलब वो सामान जिसका हम बिजनेस करते हैं वो क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। तो बताइए, हमारा एक बिजनेस है, हमारे पास गुड्स रखी हुई है, हमारे लिए क्या है? क्या वो हमारी एसेट्स है? क्या वो हमारी लाइबिलिटीज है? क्या वो हमारी कैपिटल है? क्या वो हमारा एक्सपेंस है? क्या वो हमारा रेवेन्यू है? अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे सर असेट्स भी लग रहा है क्योंकि हमारी चीज है, लाइबिलिटी तो नहीं लग रहा क्योंकि मैंने ये तो नहीं कहा उधार खरीदी है, हमारी है, पैसे देकर खरीदी होगी हमने, हमारी है। लाइबिलिटी तो नहीं है, लाइबिलिटी को तो छोड़ देते हैं। आपको लग रहा होगा एक्सपेंस, सर जी हमने खरीदी है ना, खर्चा तो हुआ है।
अभी खरीदी नहीं है, खरीद रखी होगी पता नहीं कब, हमारे पास अब मौजूद है, अब मौजूद है, तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बेटे असेट्स। ये है असेट्स। आपको बस यही पता लगाना है, अगर ये समझ में आ गया कि कौन सी टर्म अब किस हेडिंग के अंदर आएगी, तो समझ लीजिए अकाउंटिंग आपको 100% समझ में आ गई। एक छोटी सी परेशानी होगी 1-2 मिनट की, सब कुछ क्लियर हो जाना है अभी के अभी। एक एक टर्म को बहुत आसानी से समझेंगे। गुड्स को असेट्स क्यों बोला हमने? क्योंकि गुड्स हमारी चीज है। हम क्यों है हमारी चीज? हमारे पास माल रखा हुआ है, हम उसको बेचें या ना बेचें, सस्ता बेचें महंगा बेचें, गुड्स आपके, उन पर आपका अधिकार है, इसलिए वो क्या आपके लिए आपकी असेट्स हैं। इसके बाद बात करते हैं बच्चे, नेक्स्ट टर्म है स्टॉक। स्टॉक, इसको हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं, स्टॉक या इन्वेंट्री। स्टॉक या इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब होता है वो सारी की सारी गुड्स जो अभी तक बिकी नहीं है। सर समझ में नहीं आया, समझने की कोशिश कीजिए। आपकी एक शॉप है बहुत बड़ी सी, आपकी आपकी मिठाई की दुकान है, मान लीजिए आपकी मिठाई की दुकान है, आपके पास इधर रसगुल्ले रखे हुए हैं, रसगुल्ले का नाम सुनते मुंह में पानी आ गया। यहाँ पर आपके पास रसगुल्ले रखे हुए हैं, यहाँ पर बर्फी रखी हुई है, यहाँ पर घेवर रखा हुआ, यहाँ पर कोई दूसरी बर्फी रखी हुई है, यहाँ पर काजू कतली रखी हुई है, ये अभी तक बिकी नहीं है, अभी तक आपने इनको बेचा नहीं, ये रखा हुआ है माल। तो जो रखा हुआ माल है, अनसोल्ड है, अभी तक बिका नहीं है, उसी को हम बोलते हैं स्टॉक। ये स्टॉक है हमारा, ये अभी तक बिका नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या है? हम इसको चाहे तो बेच दें, चाहे तो ना बेचें, हम इसको सस्ता बेचें, हम इसको महंगा बेचें, हम इसको पड़ोसी को बेचें, हम इसको पड़ोसी को ना बेचें, रिश्तेदारों को बेचें, हम रिश्तेदारों को ना बेचें, खुद खाएं ना खाएं, हमारी मर्जी, इन पर हमारा अधिकार है। तो क्या है ये भी हमारी असेट्स है। बात क्लियर है बच्चे? बात करते हैं नई टर्म की, ये है डेटर। यहाँ बी साइलेंट है, ध्यान से देखिएगा बच्चे इसको, ये क्या है? बी, यहाँ पर बी साइलेंट है। बी क्या है बच्चे? यहाँ पर बी साइलेंट है। क्या बोलेंगे इसको आप? इसको आपको बोलना पड़ेगा डेटर्स। क्या बोलेंगे आप इसको? डेटर्स। डेटर्स, बी साइलेंट, डेटर्स। डेटर्स किसे कहते हैं? डेटर्स ऐसे लोगों को कहते हैं जिनको हमने उधार माल बेचा हो, ऐसे लोग जिनको हमने उधार माल बेचा हो। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं, आप कोई बिजनेस है, आपने कोई दुकान खोल रखी है, मैं आपके पास गया, मैंने आपसे कहा प्यारे बच्चों मुझे उधार नहीं दे सकते, मुझे तो जानते हो ना, अरे मैं आपका टीचर, मुझे तो उधार दे दो। आपने मुझे 10 रुपए का सामान उधार दे दिया। मान लीजिए आपकी चाय की दुकान है, मैंने आपसे चाय उधार ले ली 10 रुपए की। चाय मेरे लिए अशरफुल मशरूबात है ना, इसलिए मैंने आपसे 10 रुपए की चाय उधार ले ली और उस चाय को पी रहा हूँ। आपके पैसे अभी तक मैंने अदा नहीं करे, आपको मुझसे पैसा चाहिए ना, छोड़ दीजिए टीचर हूँ, आप मुझसे पैसा लोगे ना, आपको मुझसे पैसा चाहिए, तो मैं आपके लिए डेटर कहलाऊंगा। क्या कहलाऊंगा मैं? डेटर। ऐसे लोग जिनसे हमें पैसा लेना है, ऐसे लोग जिनसे हमें पैसा लेना है। क्यों लेना है? हमने उधार माल बेचा होगा, हमने उधार पैसा दिया होगा, हमें उनसे क्या करना है? पैसा लेना है। किसका पैसा है? हमारा पैसा। ऐसे लोग जिनसे हमें पैसा लेना है। क्यों लेना है? हमने उधार माल बेचा होगा, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? हम डेटर्स कहेंगे। डेटर्स मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जिनको हमने उधार माल बेचा है, उधार गुड्स सेल की है, ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे? डेटर्स बोलेंगे। अब बताइए डेटर्स उन 5 हेडिंग्स में से कहाँ जाएगी? आपको लगेगा कि हो सकता है असेट्स हो, फिर आपको लगेगा हो सकता है कि यार ये लाइबिलिटी हो, लेकिन आपको लगेगा लाइबिलिटी तो उसकी है, हमारी थोड़ी है, हमने तो बेचा हुआ है, जिम्मेदारी तो उसकी है ना कि वो अदा करे, हमारी थोड़ी जिम्मेदारी है कि हम सेल है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो लाइबिलिटी तो नहीं है। फिर आपको लगेगा हो सकता है कैपिटल हो, हमने बिजनेस तो शुरू नहीं करा ना इस पैसे से, अब ये तो नहीं कि बिजनेस शुरू करा है वो वाली चीज है, ये तो कैपिटल भी नहीं है, ये लाइबिलिटी भी नहीं है, ये कैपिटल भी नहीं है, बचा क्या? असेट्स बचा हुआ है, एक्सपेंस बचा हुआ है, रेवेन्यू बचा हुआ है। कभी लगता है असेट से आपको लग रहा होगा कि उधार बेचा, खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया। खर्चा नहीं है, खर्चा तब होगा अगर वो कहे मैं नहीं दे रहा, वो देने से मना कर दे तो नुकसान हो गया, तो खर्चा हो गया। अब ये नुकसान नहीं हुआ है, अभी खर्चा नहीं हुआ है, अभी हमने उसको बेचा है, तो चलिए खर्चा भी नहीं है, एक्सपेंस भी नहीं है, एक्सपेंस भी हटा देते हैं। अब क्या बचा? रेवेन्यू। कि हमारा फायदा ही है, फायदा भी नहीं है। फायदा तब होगा जब कुछ इनकम होगी, यहाँ पर इनकम नहीं हुई, फायदा नहीं हुआ, तो क्या है ये असेट्स है। असेट्स क्यों है अब समझ लीजिए। पहले हमने एलिमिनेट किया है 4 हेडिंग्स को, अब समझते हैं असेट्स क्यों है। असेट्स इसलिए है, ये वो आदमी है जिसको हमने उधार माल बेचा है, हमारी मर्जी है, हम इसका पैसा माफ भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी, प्रेशर में किसी के नहीं है, वरना हमारा अधिकार है इस पैसे पे, हम इसे लेकर रहेंगे। ये वो आदमी है जिसको हमने उधार माल बेचा था, हम इससे पैसा लेंगे, ये देने से मना करेगा, मार मार के लेंगे, हम ये देने से मना करेगा, हम इसकी पिटाई कर देंगे, डंडे मारेंगे इसको, लेकिन इससे अपना पैसा निकाल के रहेंगे। मान लीजिए फिर भी ये मान लीजिए
इस पोजीशन में ही रहिए कि नहीं दे पाए, हमारी मर्जी, माफ कर देते हैं, चल भाई मत दे, कोई बात नहीं, हमारी मर्जी, हमारा अधिकार है, इसके पास जो पैसा है उस पर हमारा अधिकार है, जिसको क्या बोलेंगे हम, डेटर्स। ऐसे लोग जिनसे हमें पैसा लेना है क्या कहलाते हैं, डेटर्स कहलाते हैं। याद रखेगी बात बच्चे। चलिए प्यारे बच्चों, इसके बाद चलते हैं अगली टर्म्स पे। जो नेक्स्ट टर्म है हमारी वो है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बच्चे, क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर का मतलब होता है ऐसे लोग जिनसे हमने उधार खरीदा है, जिनको हमने उधार बेचा है वो कहलाते हैं डेटर्स, और जिनसे हमने उधार खरीदा है, हमने परचेज किया है, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब होता है जिनसे हमने उधार माल खरीदा। एक आदमी है, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक्स है, इस एक्स से हमने कहा कि भाई उधार माल दे दो, पैसा बाद में दे देंगे। हमने से उधार माल लेकर आ गए, 100 रुपये का माल हमारे पास है, इसका पैसा देना है, अभी तक दिया नहीं हमने, जब देंगे बाद में देते रहेंगे, अभी हमने दिया नहीं है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। मैंने पहले ही बोल दिया, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका पैसा वापसी कर दें, अपना इसका पैसा वापसी कर दें। ये आदमी क्या कहलाएगा हमारे लिए, क्रेडिटर। जिससे हम उधार माल परचेज करते हैं वो कहलाता है क्रेडिटर। तो बताओ क्रेडिटर कहाँ जाएगा, क्रेडिटर जाएगा सर लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका पैसा वापसी कर दें। हम चोर नहीं हैं, हम सबसे ईमानदार हैं, सबसे ईमानदार हैं तो हम वापसी कर देंगे, तो ये हमारी क्या है, जिम्मेदारी है। इसके बाद बात करते हैं बच्चे नेक्स्ट टर्म की। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब हम कोई फिक्स्ड असेट्स परचेज करते हैं। मैंने आपको बताया था असेट्स दो तरह की होती है, करंट असेट्स और फिक्स्ड असेट्स। करंट असेट्स को भूल जाइए, फिक्स्ड असेट्स की हम बात करते हैं। फिक्स्ड असेट्स होती है हमारी, जैसे मशीनरी है, हमारी बिल्डिंग है, हमारा फ्रिज है, हमारा रेफ्रिजरेटर है, हमारा फर्नीचर है, ये सारी की सारी कहलाती है बच्चे फिक्स्ड असेट, जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है। जब हम कोई टेंजिबल, अच्छा चलो टेंजिबल को छोड़ दीजिए, जब हम कोई फिक्स्ड असेट्स परचेज करते हैं, उस फिक्स्ड असेट्स की लाइफ के हिसाब से उसकी कीमत में कमी आती रहती है, वो घिसती रहती है, उसकी कीमत घटती रहती है। फॉर एग्जांपल आपने एक फर्नीचर परचेज करा 1 लाख रुपए का, तो कुछ टाइम के बाद उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 80,000, फिर 70,000, फिर 60,000, फिर 50,000, 40,000, फिर वो कबाड़े में जाएगा। ऐसे आपने कार परचेज करी, मान लीजिए आपने कार परचेज करी 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए वाली कार कुछ टाइम बाद कितने की जाएगी, 9 लाख, फिर 8 लाख, फिर 7 लाख, फिर 6 लाख, फिर 5 लाख, फिर 4 लाख, और फिर कुछ टाइम के बाद वो कबाड़े में जाएगी। तो आपने देखा कि फिक्स एसेट्स की उसकी वैल्यू में जो कमी आ रही है, उसकी कीमत में जो कमी आ रही है, उस कीमत में कमी आने को ही डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है घटना। डेप्रिसिएशन का मतलब है कीमत में घट जाना, कीमत में कमी आना, उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो बताइए डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है। हो सकता है आपको लग रहा है असेट्स, असेट्स नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट, लायबिलिटी, जिम्मेदारी है कि हमारी, लायबिलिटी भी नहीं है। कैपिटल, बिजनेस शुरू कर रहे हैं कि हम, कैपिटल भी नहीं है। रेवेन्यू का फायदा हो रहा है क्या हमारा, नहीं। क्या एक्सपेंस हो रहा है हमारा, हाँ खर्चा हो रहा है, नुकसान हो रहा है हमारा, हमारी असेट्स की वैल्यू कम होती जा रही है, तो ये क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए सर एक्सपेंस है। चलिए बच्चे बहुत बढ़िया, अगर आप यहाँ तक सब कुछ समझते जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात बच्चे, आगे चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अभी तक की टर्म्स अगर आपको क्लियर है सारी की सारी, मैं आपको बता दूं 5 हेडिंग्स हमने पढ़ी थी बड़ी बड़ी। असेट्स है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है। इनके बाद जितनी भी टर्म्स हमने पढ़ी हैं वो सारी की सारी टर्म्स इन 5 हेडिंग्स में से किसी एक के अंदर जाती हैं। पहले बात करते हैं अब हम बिल्स रिसीवेबल की। बिल्स रिसीवेबल को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BR, बिहार नहीं बच्चों, BR, बिल्स रिसीवेबल, BR, बिल्स रिसीवेबल। मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि इसको बार बार मैं BR ही बोलूंगा और ज्यादातर टीचर्स भी BR ही बोलते हैं, तब समझ जाना BR का मतलब है बिल्स रिसीवेबल। ऐसा बिल जिसका पैसा रिसीव होना है, रिसीवेबल, रिसीव माने प्राप्त करना, हासिल करना, ऐसा पैसा जिसका, रिसीव माने प्राप्त करना, हासिल करना। अगर इसी रिसीव करने में आप लिख देते हैं बेटे एबल, एबल, एबल का मतलब होता है योग्य, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो टर्म बन जाएगी रिसीवेबल, यानी जिसका पैसा रिसीव करना है, रिसीव करने योग्य, जिसका पैसा लेना है। क्या होता है, आसानी से समझते हैं एक छोटी सी बात को। मान लीजिए मैं आपके पास आया, मैं आपके पास आया, मैंने बोला आपका बिजनेस है, कोई भी फर्नीचर का बिजनेस है मान लीजिए, मैंने आपसे कहा भाई उधार माल बेच दो। आपने कहा ठीक है, 1 लाख रुपए का है। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको 1 लाख रुपए 2 महीने के बाद दे दूंगा। आपने क्या गारंटी है, मैंने कहा यार गारंटी की क्या बात है, मैं तेरा पड़ोसी हूँ, जानती नहीं हूँ मुझे। आपने कहा नहीं नहीं हम नहीं जानते, गारंटी दो। मैंने कहा तो आपको डॉक्यूमेंट बना लो। आपने एक पेपर लिया, उसके नीचे कार्बन लगाया, उस पेपर पे लिख दिया कि जी हमने XYZ बिजनेस ने जावेद सर को 1 लाख रुपए का फर्नीचर सेल करा है।
और जावेद सर इसकी पेमेंट 3 महीने बाद कर देंगे। उस पर आपने अपने भी साइन कर दिए, मेरे भी साइन करा लिए, डेट हो गई, सब कुछ हो गया, फॉर्मेलिटी हो गई। एक कॉपी आपके पास है, एक कॉपी मेरे पास है उसकी, एक कॉपी आपके पास चली गई, एक कॉपी मेरे पास आ गई। तो ये बिल जो आपके पास है, आप 3 महीने बाद मुझसे कहोगे हाँ भाई जावेद सर पैसे, देखो किस बात के पैसे भाई, कौन से पैसे? आप कहोगे देखो ये रहा बिल, साइन हुए हैं उस पे, आपके पास जो कॉपी है वो मुझे दिखाओगे, तो किस पे मैंने साइन किए हुए, मेरे सिग्नेचर हो रखे हैं उस पे, तो सारी बातें लिखी हुई हैं। वो बिल जब आप दिखा करके मुझसे पैसा लोगे, वो बिल जिसकी वजह से आपको पैसा मिलेगा, वही बिल कहलाता है बिल्स रिसीवेबल। वो क्या कहलाएगा बच्चे? बिल्स रिसीवेबल। वो बिल रिसीवेबल है आपके लिए, क्योंकि उस बिल को दिखा करके आपको पैसा मिल जाना है। बात क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल रिसीवेबल का मतलब है ऐसा बिल जिसका पैसा हमें मिल जाना है। बच्चे यहाँ पर ई लगाना भूल गया मैं शायद। बिल रिसीवेबल जिसका पैसा हमें मिल जाना है। आगे बात करते हैं। ये बिल रिसीवेबल हमारे लिए क्या है? बिल रिसीवेबल क्योंकि हमें इसका पैसा मिलना है, तो जाहिर सी बात है क्या हमारे लिए, हमारा अधिकार है इस पे, हम इसको संभाल के रखेंगे, जैसे चेक संभाल के रखते हैं कि हमारे लिए पैसा उसी जैसा है। 3 महीने बाद पैसा लेना है, इसको दिखा करके लेना है, हमारा अधिकार है, हम लेकर रहेंगे, हम चाहे तो माफ भी कर दें। तो ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए सर असेट्स है। चलिए जी आगे बात करते हैं बच्चे। उसके बाद है दूसरी टर्म, और वो है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल बिल्कुल बिल्स रिसीवेबल की तरह ही है, ऐसा बिल जिसकी पेमेंट करनी है। बीपी, ये ब्लड प्रेशर नहीं है, ये बिल्स पेबल है। बीपी, बिल्स पेबल यानी ऐसा बिल जिसकी अदायगी करनी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, उसकी एक कॉपी आपके पास थी, एक कॉपी मेरे पास थी। जो मेरे पास कॉपी थी मुझे उसकी अदायगी करनी पड़ेगी, मैं भूल जाऊंगा और मुझे वो याद आएगा, अबे यार इसके तो पैसे देने हैं, अबे यार इसकी तो पेमेंट करनी पड़ेगी, अबे यार ये तो अदा करना पड़ेगा। तो मुझे याद दिला रहा है जिम्मेदारी का कि जावेद तुझे इसकी अदायगी करनी है, इसकी रीपेमेंट करनी है, इसको अदा करना है, इसका पैसा वापसी देना है। तो क्या है? बिल्स पेबल। तो मेरे लिए क्या है? आप एग्जाम्पल से ही समझ गए सर, ये लाइबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है, हमें इसका पैसा वापसी देना है। तो ये हमारे लिए क्या है? ये हमारी लाइबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है। चलिए बच्चे इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, और नेक्स्ट टर्म है हमारी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या है? कोई भी आदमी, कोई भी इंसान बिजनेस क्यों करता है? टाइम पास करने के लिए। घर में मन नहीं लग रहा, आओ एक बिजनेस खोल लेते हैं, वहां पर बैठ के टाइम पास करेंगे, ऐसा होता है क्या? ना वो टाइम पास करने के लिए होता, ना वो मौज मस्ती के लिए होता, वो होता है अर्निंग के लिए, पैसा कमाने के लिए। जब पैसा क्यों कमाएंगे? क्या करेंगे पैसा कमा करके? एक दिन मर ही जाना है, सब कुछ यहीं रहेगा, क्या फायदा? हमें अपनी डेली लाइफ में कुछ खर्चे करने होते हैं, पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा बिजनेस से ही तो आएगा। अपने खर्चे क्या करने होते हैं? मान लीजिए स्कूल की फीस जमा करानी है, चलिए आप छोटा नहीं सोचते, बड़ा सोचते हैं, हम बड़े आदमी हैं, हमें घर के खर्चे उठाने हैं, हमारे घर का डेली का राशन का खर्चा है, हमारे घर का डेली का इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा है, हमारे घर का डेली का कुछ ना कुछ हम होम अप्लायंसेस परचेज कर रहे हैं, उनका खर्चा है, हमारे कुछ गैजेट्स हैं उनका खर्चा है, हमारे बीवी बच्चे हैं उनका खर्चा है, हमारे माँ बाप है उनका खर्चा है, भाई बहन है उनका खर्चा है, हमारे रिलेटिव्स हैं उनका खर्चा है, हम बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसा भी तो चाहिए हमें। पैसा कहाँ से आएगा? बिजनेस से। तो जब मान लीजिए ये आप हैं, ये है आप, और मान लीजिएगा ये है आपका बिजनेस, ये आपका बिजनेस है, आपने बिजनेस करा, ये है आप, ये है आपका बिजनेस। आपने बिजनेस में पैसा लगाया था तो कैपिटल कहलाता था। लेकिन अगर आप बिजनेस से जरूरत के टाइम पे कुछ पैसा निकाल रहे हैं, मान लीजिए आपने 500 रुपये बिजनेस से निकाल लिए, आपको फीस जमा करनी थी, या आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना था, या 500 रुपये कुछ सामान खरीदना था, अगर आपने बिजनेस से पैसा निकाल लिया तो वो कहलाता है ड्रॉइंग्स। चित्रकला मत सोचना बच्चे यहाँ पर। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? जब आप बिजनेस से पैसा निकालते हैं, खर्च कहाँ करोगे इसको? अपने पर्सनल इस्तेमाल पे, पर्सनल यूज पे। अगर बिजनेस से पैसा निकाला और बिजनेस पे ही खर्च कर रहे हैं तो वो ड्राइंग्स नहीं है, ये ड्राइंग्स नहीं है, ये नहीं है ड्राइंग्स। अगर बिजनेस से पैसा निकाला और खर्च कर रहे हो पर्सनल यूज के लिए, खर्च कर रहे हो अपने ऊपर, बिजनेस पे खर्च नहीं कर रहे, तो वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स कहलाएगा। ये क्या है? इसको समझने के लिए थोड़ी सी एक बात और समझनी पड़ेगी बच्चे। ये हमारे लिए इन 5 में से कहाँ जाएगा? इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी जरूर समझिए, तब तक समझ में नहीं आएगा टॉपिक, वरना। छोटी सी कहानी क्या है देखिएगा। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग क्या कहती है कि भाई आप जब बिजनेस कर रहे हो तो यहाँ पर 2 एंटिटीज हैं, एक बिजनेस की एंटिटी होती है और एक बिजनेसमैन की एंटिटी होती है। मैं कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ बच्चे, ऊपर देखिएगा प्लीज। मान लीजिए ये है आप और ये है बिजनेस, ये है बिजनेसमैन और ये है बिजनेस। बिजनेस भी एक तरह का आर्टिफिशियल पर्सन ही है,
बिजनेस को थोड़े टाइम के लिए मान लीजिए कि आर्टिफिशियल पर्सन है, मान लीजिए कि ये एक इंसान है। और जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे, जब भी हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे, जब भी हम अकाउंटिंग की बात करेंगे, तो आप खुद को क्या मानोगे? अपने आप को या तो ये मानना पड़ेगा, या ये आपको क्या लगता है क्या मानना चाहिए? कमेंट में बताओ। आप गलत सोच रहे हो। आपको हमेशा सोचना कि आप बिजनेस हैं। जब भी अकाउंटिंग करोगे तो अपने आप को क्या मानना है? हमेशा मानकर चलो कि आज से आप इंसान नहीं हो, आज से आप क्या हो? बिजनेस हो। अकाउंटिंग जब तक आप करते रहोगे, जब तक पढ़ते रहोगे, अपने आप को क्या मानना है? अपने आप को एज्यूम करना है कि हम एक बिजनेस हैं, हम एक दुकान है। आप दुकान है, आप इंसान नहीं हो, आप दुकान हो, आप बिजनेस हो। अपने माँ बाप के सामने मत बोलना, वरना मुझे उल्टा सीधा बोल देंगे वो कि हमारे बच्चे को, हमारी बच्ची को क्या बोल दिया इस आदमी ने। चलिए बात करते हैं बिजनेस की। आप बिजनेस हो। अब बिजनेस के नजरिए से बताइए कि ये एक बिजनेसमैन, बिजनेसमैन कौन है? बिजनेसमैन कोई बाहर का आदमी है, बिजनेस नहीं है। आप हैं बिजनेस, आप हैं बिजनेस। बिजनेसमैन कोई बाहर का आदमी है। बिजनेसमैन आया, आपसे 500 रुपये उधार ले लिए, उधार नहीं सॉरी, बिजनेसमैन आपसे 500 रुपये ले लिए। बिजनेसमैन आया और आपसे कितने रुपए लेकर चला गया? आपसे 500 रुपये लेकर के चला गया। बिजनेसमैन आया, 500 रुपये लेकर चला गया। खर्च कहाँ करा? अपने घर पे जाकर के, अपने ऊपर। चाहे वो 500 रुपये की चाट पकौड़िया खा रहा हो सकता है 500 रुपये के गोलगप्पे खा रहा हो सकता है 500 रुपये की ऐश कर रहा हो, मूवी देखने, कुछ भी कर रहा हो, बिजनेस पे खर्च नहीं कर रहा। तो इसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। ये बात तो क्लियर है। तो ये ड्राइंग्स हमारे लिए क्या है? हम बिजनेस है, हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए असेट्स है क्या? नहीं। हमारे लायबिलिटी है क्या? हमारी जिम्मेदारी है कोई? नहीं। हमारे लिए कैपिटल है? नहीं। हमारे लिए एक्सपेंस है? हाँ हो सकता है, हमारे लिए एक्सपेंस ही है। ये हमारा खर्चा है। किसका खर्चा? बिजनेस का खर्चा, हमारा खर्चा। हम सब बिजनेस है, हमारा खर्चा, ये हमारा खर्चा है, तो हमारा एक्सपेंस है। ड्राइंग्स हमारे लिए क्या है बच्चे? एक्सपेंस है, हमारा खर्चा है। आगे बात करते हैं परचेज की। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं बच्चे परचेज की। परचेज का मतलब होता है जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तो उसका नाम हमने रख दिया परचेजेस। मतलब क्या, समझिएगा जरा कहानी। जो हमारी गुड्स होती है उसके कई सारे नाम हैं। जो हमारी गुड्स होती है, गुड्स किसे कहते हैं? सामान। जिसका हम बिजनेस करते हैं उस गुड्स को क्या बोलते हैं? उसको सामान को क्या बोलते हैं? गुड्स। गुड्स मतलब जिस सामान का भी, जिस चीज का भी हम बिजनेस करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे। ये बात क्लियर है। इस गुड्स के कई सारे नाम, इसके 5 नाम हैं। कितने नाम है इसके? 5 नाम हैं। एक नाम तो आपको पता चल गया, गुड्स। जैसे आप हैं, हो सकता है आपका नाम ऑन रिकॉर्ड कुछ और हो, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ और लिखा हो, बट घर में आपको कुछ और बुलाते हो। जैसे बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे किसी का नाम मान लीजिए सुरेंद्र है, जो घर में सोनू बोलते हैं। किसी का नाम मान लीजिए अकरम है, उसे घर में अक्कू बोलते हैं। तो ये नाम बहुत सारे हो सकते हैं किसी एक इंसान के। तो बच्चे गुड्स के भी ऐसे 5 नाम हैं। गुड्स का एक नाम है गुड्स, दूसरा नाम है परचेजिस। ऐसे इसका एक और नाम है सेल्स। 2 नाम और हैं, बाद में बताऊंगा आपको। पहले एक नाम की बात करते हैं, परचेजिस। परचेजिस का मतलब है हमने जब गुड्स को परचेज करा तो उसको परचेजिस बोलते हैं। परचेज मतलब खरीदना नहीं है, बल्कि यहाँ पर परचेजिस का मतलब है गुड्स को परचेज करना, गुड्स को खरीदना। अगर आपने गुड्स को परचेज करा है तो आप उसको खाली परचेजिस बोल दोगे तो समझ जाएंगे कि इसका मतलब गुड्स को परचेज करा है। जहां पर भी लिखा हो परचेजिस, इसका मतलब क्या है? हमने गुड्स को परचेज करा है। गुड्स को परचेज करा है तो हमारी जेब से पैसा गया होगा कि आया होगा? सर गया होगा। गया है तो हमारे लिए क्या है बच्चे? हमारे पास से पैसा गया तो क्या ये हमारे लिए? हमारे लिए सर ये एक्सपेंस हो गया, क्योंकि खर्चा हो गया, पैसा चला गया, खर्चा हो गया, तो ये एक्सपेंस है। अच्छा बेटा जी, अगर हमने नेक्स्ट टाइम की बात करते हैं सेल्स की। सेल्स का मतलब क्या होता है? सेल्स का मतलब मैंने बताया आपको, जब भी कभी लिखा हो सेल्स माने बेचना, लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है इसका? गुड्स को बेचना। जब भी कभी सेल्स लिखा उसका मतलब है गुड्स को बेचना। अपने माल बेच दिया, गुड्स को अपने सेल कर दिया, माल बेच दिया, तो पैसा आया होगा गया होगा? पैसा आया होगा। पैसा आया होगा तो हमारे लिए क्या है बच्चे? ये हमारे लिए फायदा है। फायदे को क्या बोलते हैं हम? रेवेन्यू। ये हमारे लिए रेवेन्यू है, हमारा फायदा है। होप आपको यहाँ तक की सारी बातें क्लियर होंगी। हमने कुछ टर्म्स पढ़ी हैं, हमने कुछ 5 मेजर हेड्स पढ़े थे, इनको जरूर याद रखना, रट लेना इनको। पहला है असेट्स। असेट्स का मतलब होता है वो चीज़ें जिन पर हमारा अधिकार है। दूसरा पढ़ा बच्चे हमने लायबिलिटीज, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं। तीसरा पढ़ा बच्चे हमने क्या? हमने तीसरा पढ़ा कैपिटल। बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसे लगाते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। इसके बाद नंबर 4 पे पढ़ा हमने एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब खर्चा या नुकसान। और नंबर 5 पे पढ़ा हमने बच्चे रेवेन्यू, मतलब फायदा यानी इनकम। बात क्लियर है। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, कुछ नए टर्म्स पढ़े हैं। आप इन सभी टर्म्स को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, अपनी नोटबुक में जरूर लिख लेना। और इन सबको लिखने के बाद इनको थोड़ा थोड़ा सा अपने वर्ड्स में इनको एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। बुकिश लैंग्वेज का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना।
बुक्स से आप सिर्फ हेल्प ले सकते हो पढ़ने के लिए, लिखिएगा नहीं उसमें से देख करके, कॉपी नहीं करना। अपनी नोटबुक में अपनी समझ से एक एक दो दो सेंटेंस में इनके मीनिंग जरूर लिख लेना अपनी लैंग्वेज में। आपकी लैंग्वेज आपको लगता है कि इंग्लिश आती है, इंग्लिश में लिखिए, हिंदी आती है, हिंदी में लिखिए, उर्दू, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, जो भी लैंग्वेज आती है उसमें इनको आप थोड़ा सा इनका मीनिंग लिख लीजिएगा। एक बात। दूसरी बात ये, इन सब टर्म्स को लिखने के बाद एक पेज ब्लैंक छोड़ देना, क्योंकि बीच बीच में हम टर्म्स पढ़ते जाएंगे, बहुत सारी टर्म्स आएंगी, आखिर तक आती रहेंगी। जब तक आप 12th क्लास में पहुंचोगे तब तक रोजाना कोई ना कोई नई टर्म आएगी, तो उस ब्लैंक पेज पे वो टर्म आप लिखते रहिएगा ताकि सारी टर्म्स एक साथ आ जाएं। मैं आज सारी टर्म्स एक साथ इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ बच्चे, समझ में नहीं आएंगी, कंफ्यूज हो जाओगे आप। आज हमने इतनी टर्म्स पढ़ी, यहाँ तक हमारा काम चल जाएगा। कल से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ सम्स सॉल्व करेंगे हम अकाउंटिंग के। उसके बाद जब जब कोई नई टर्म आएगी उसका मीनिंग मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करता रहूंगा। आज ही सारी टर्म्स को एक्सप्लेन कर दिया तो भूलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आज थोड़ा सा पढ़ेंगे, कल कोई नई टर्म आएगी उसके हिसाब से पढ़ेंगे, फिर कोई नई टर्म, फिर कोई नई टर्म, फिर कोई नई टर्म, इस तरह से हम पढ़ते चलेंगे। साथ में अब हम कल से सम सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ। और इसके साथ ही एक बात और बतानी बच्चे आपको, प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसमें हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था टर्मिनोलॉजीज का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिएगा, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने 11th क्लास पास कर लिया तो अपने दोस्तों को मुबारकबाद जरूर दीजिएगा जो आपके जूनियर्स हैं। इसके बाद बात करते हैं बच्चे, इसी सीरीज में अगली क्लास में हम शुरू करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए अलविदा।